हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक और वीडियो है जिसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी भी इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंडिंग के उनको डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए है। समस्या ये होती है कि कई बार हिंदी में बहुत सारी चीजें नहीं मिल रही होती है, इसीलिए हम लोगों ने हिंदी में काम करना स्टार्ट किया। तो अगर आप सारे वीडियो को देखेंगे तो मैं हिंदी के टर्म्स भी बोलते हुए सारी चीजें हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूं। कई बार टेक्स्ट आपको सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन प्रश्न हम लोगों ने दोनों भाषाओं में लिखे हुए हैं। तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के लोग भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या है? प्रवाह मत के किन्हीं दो उदाहरणों का उल्लेख कीजिए। प्रवाह मत क्या होता है? फ्लो का आपको आइडिया बताना है। फ्लो क्या होता है? मैंने बताया था कि कोई पानी की टंकी है, इसमें जो नल खुला हुआ है वहां से जो पानी आ रहा है, ठीक, तो इसको हम लोग बोल देंगे फ्लो। यहां पर जो पानी इकट्ठा हो चुका है इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? स्टॉक। तो जो फ्लो है उसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रवाह। क्या क्या हो सकता है? इन्वेस्टमेंट, निवेश। जब आप निवेश कर रहे होते हो तो आप पूंजी को बना रहे होते हो, तो पूंजी जो है वो तो स्टॉक हो गई, लेकिन जो निवेश हुआ वो क्या हो गया? फ्लो। तो एक तो उदाहरण आपका निवेश हो गया। ऐसे ही दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। आप ब्याज ले रहे हैं किसी से, तो आपने पूंजी रखी हुई है, पूंजी से आपको जो ब्याज मिल रहा है वो ब्याज क्या है? वो एक फ्लो है, ठीक। और जो पूंजी यहां पर भी है वो क्या हो जाएगा आपका? वो भी स्टॉक हो जाएगा। तो ब्याज आप बोल सकते हो, निवेश बोल सकते हो, इस तरह की चीजें हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट, ये आपके दो उदाहरण हो गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या है? कर शब्द की परिभाषा। तो कर को अलग अलग तरह से लोग डिफाइन करते हैं। टैक्स है ना, सिंपली आप ये समझ लो कि टैक्स किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी सरकार द्वारा लोगों से लिए जाने वाला पैसा है जिसके बदले सरकार कोई सेवा दे अथवा ना दे। सरकार देती है, लेकिन आप कर दे करके ही नहीं मान सकते कि मैंने आपको इतना टैक्स दिया तो आप मुझे पैसा दो। एक हमारे कॉमेडियन ने, कपिल शर्मा, तो उन्होंने एक बार ऐसा कुछ ट्वीट किया था कि 15 करोड़ रुपए मैं टैक्स देता हूं। तो आप टैक्स दे रहे हो क्योंकि आप उसी अर्थव्यवस्था में सरकार ने आपको माहौल दिया है काम करने का, तब आप कुछ पैसे कमा पा रहे हो और इसकी वजह से आप टैक्स दे रहे हो। लेकिन आप सरकार से ये नहीं कह सकते कि मैंने इतना टैक्स दिया तो मुझे ये सर्विसेज दो, क्यों? सरकार वहां पर आपको, सरकार की कोई ऐसी सीधी जिम्मेदारी नहीं बनती है। लेकिन सरकार टैक्स लेती क्यों है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी पब्लिक सर्विसेज हैं, पब्लिक गुड्स हैं, सार्वजनिक वस्तुएं हैं, सार्वजनिक सेवाएं हैं जो सरकार ही उपलब्ध कराती है। सार्वजनिक वस्तुओं को हम लोग बोलते हैं पब्लिक गुड्स, जैसे कि डिफेंस है, पुलिस है और कई रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारिक संरचना है। ये सारी चीजें सरकार ही प्रोवाइड कराएगी। क्यों? क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा होता है जहां पर निजी क्षेत्र आकर के काम नहीं कर सकता। ये बात भी हम लोगों ने अपने चैप्टर में अच्छे से डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो क्या क्या हो जाता है, इसको इस तरह से देख सकते हैं। टैक्स इज ए कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज। कंपल्सरी मतलब आपको देना ही होगा, है ना। अब जो लोग इनकम टैक्स नहीं देते वो लोग भी इनडायरेक्ट टैक्स तो देते हैं, अप्रत्यक्ष कर तो देते हैं। कोई भी सामान आप खरीदते हो उस पर टैक्स लगा होता है। सामान्यतः एकदम सीधा अनाज खरीदोगे तो उस पर टैक्स सरकार नहीं लगाती, क्योंकि वो बहुत ही इसेंशियल गुड्स मान लिया जाता है, जो बहुत ही आवश्यक है। तो क्या हो जाता है? और सम अदर टाइप ऑफ लेवी, जो भी एक तरह का शुल्क है या चुंगी है, इसको चुंगी बोल सकते हैं हिंदी में। इम्पोज्ड ऑन ए टैक्स पेयर, किसी भी टैक्स पेयर पर लगता है। टैक्स पेयर कोई इंसान भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, या कोई भी कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है। एन इंडिविजुअल और लीगल एंटिटी, कोई भी वैधानिक अस्तित्व वाली कोई भी एंटिटी हो सकती है। क्या क्या है? बाई ए गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू फंड गवर्नमेंटल स्पेंडिंग। सरकार अपने खर्चों को फंड करने के लिए, सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लोगों से जो पैसे लेती है उसको हम लोग टैक्स बोल देते हैं। एंड वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर, और सरकार अपने और लोगों जो समाज के लिए खर्च कर रही है उसके लिए पैसे लेती है, उसी को हम लोग टैक्स बोल देते हैं। ये तो आप आराम से समझ सकते हो, बहुत ही आसान चीज है, सारे लोगों को ये इसका आइडिया होगा। अब एक प्रश्न आता है, मान लीजिए कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में आय की राशि 5,000 करोड़ से बढ़कर 6,000 करोड़ पहुंच जाती है। आय को हम लोग कैसे दिखाया करते थे? वाई से। तो वाई 1 मान लेते हैं, आपकी 5,000 थी, 5,000 करोड़, ठीक है, करोड़ नहीं लिखते हैं, सिर्फ सीधा सीधा देख लेते हैं। वाई 2 आपकी हो गई 6,000 करोड़। अच्छा, डेल्टा वाई से क्या दिखाते हैं? डेल्टा वाई से दिखाते हैं कि वाई में कितने का परिवर्तन हुआ। तो 6,000 बाद में हो गई, 5,000 पहले, तो कितने का परिवर्तन हो गया? 1,000 का। तो डेल्टा वाई आपका हो गया 1,000। अच्छा, इसी तरह से आगे क्या लिखा हुआ है? परिणामतः उपभोग व्यय, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो 4,000 करोड़ से बढ़कर के 4,600 करोड़ का हो गया। तो इसी तरह से आप कंजम्पशन को, उपभोग को दिखाते हो डेल्टा सी से, उपभोग में होने वाले परिवर्तन को। बाद में 4,600 है, पहले 4,000 था, तो अंतर कितने का हो गया? 600 करोड़ का। अच्छा, पूछा गया है क्या? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य क्या होगा? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या होगा? तो इसी को हम लोग दिखा सकते हैं, सी, जो स्मॉल सी से दिखाते हैं, ये क्या होता है? कैपिटल
डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। तो 600 में आप 1000 से भाग दोगे तो आपको 0.6 मिल जाएगा। ऐसा हो गया। इसी को हम लोग दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो इंग्लिश में आपको दिखा देता हूं। इंग्लिश में भी यही प्रश्न है, सारे लोग देख सकते हैं। सपोज इन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द इनकम राइजेस फ्रॉम 5000 crores to 6000 crores. As a result, the consumption expenditure rises from 4000 crores to 4600 crores. Marginal propensity to consume, इसको ही हम लोग बोलते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। वो कितनी होगी? तो कुछ नहीं आता अपने को, तो हम लोग को ये तो पता है कि भाई आप जो है कंजम्पशन देख रहे होते हो, कंजम्पशन को कैसे दिखाते हैं? सी से। सी क्या होता है? सी बार प्लस स्मॉल सी टाइम्स वाई। अच्छा, बाद में जो कंजम्पशन था वो क्या हो गया? हमेशा ये इक्वेशन हो जाएगा आपकी उपभोग करने की, कंजम्पशन की। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, यार कुछ भी नहीं पता है तो 4000 कितना हो जाएगा? 4000 बराबर हो जाएगा आपका सी बार कुछ है मुझे नहीं पता, स्मॉल सी मुझे निकालना है, लेकिन शुरू में वाई कितना है? 5000। जो स्टार्टिंग की वैल्यूज है वो रख दी यहाँ पे, ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, क्योंकि सी से गुणा कर रहे हैं 5000 में। बाद में कितना हो गया कंजम्पशन? 4600। ये कब है? ये भी सी बार आपको नहीं पता, लेकिन आगे स्मॉल सी टाइम्स वाई, ये कितना हो गया? 6000। जो पहला तरीका था मैंने वो भी बता दिया था, दूसरा तरीका है। अब क्या किया? नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा देंगे। अगर घटाते हैं तो 4600 से 4000 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 600 आ गया। सी बार से सी बार को काट दिया तो उतना ही घटाना था। यहां पर 6000 से 5000 है तो ये हो गया 1000 टाइम्स स्मॉल सी। अब यहां से स्मॉल सी की वैल्यू 600 में आप 1000 से भाग दे दोगे, 600 अपॉन 1000 इज 0.6, 0.6 आ गया। ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये तो इन्होंने सॉल्यूशन कर रखा है, ठीक। अच्छा, प्राथमिक घाटे का क्या तात्पर्य है अथवा राजकोषीय घाटे का क्या तात्पर्य है? दो में से कोई एक प्रश्न कर सकते हो। हम सारी चीजों को समझ लेते हैं और ऐसा समझते हैं जिससे कि कभी भी हमारा कुछ गड़बड़ ना हो। हिंदी में प्राथमिक घाटे को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट, और राजकोषीय घाटे को बोलते हैं हम लोग फिस्कल डेफिसिट। एक और होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या? राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। ये तीनों कौन से घाटे हैं? ये बजट से संबंधित घाटे हैं, ठीक है। क्या होता है? फिस्कल हो जाता है और तीसरा हो जाता है आपका रेवेन्यू। आज ये याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत गवर्नमेंट एग्जाम्स में आता है और बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है। और एक ही बार आप सारी चीजों को देख लो। बजट से संबंधित 3 तरह के घाटे होते हैं। पहला घाटा फिस्कल डेफिसिट, आप समझ लो, राजकोषीय घाटा, जिसकी सबसे ज्यादा न्यूज में बात आती है फिस्कल डेफिसिट की। क्या होता है फिस्कल डेफिसिट? सीधे तौर पर सरकार के द्वारा जितने भी उधार की आवश्यकता है उसको निरूपित करता है। क्या निरूपित करता है? गवर्नमेंट कितने पैसे को उधार ले रही है। जितना फिस्कल डेफिसिट होगा उतना ही गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ेगा। सिंपल। क्या होता है उधार? आप समझिए। पहली चीज तो आपको समझ आ गई कि फिस्कल डेफिसिट सीधा सीधा क्या है? जितना भी सरकार उधार ले रही है। सरकार उधार क्यों लेगी? सरकार के द्वारा किया जाने वाला कुल खर्चा जब ज्यादा हो जाता है, सरकार के द्वारा प्राप्त की जाने वाली सारी प्राप्तियों से या संप्राप्ति जिसको बोल सकते हैं, तो अगर सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रेवेन्यू से, तो और टोटल रेवेन्यू में हम लोग जो बोरोइंग्स है उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर से आपने टोटल रेवेन्यू को जब घटा दिया तो आपको मिल जाएगा फिस्कल डेफिसिट। क्या मिल जाएगा? राजकोषीय घाटा। तो ये तो हो गया आपका फिस्कल डेफिसिट, पहली चीज। अब क्या आ जाता है? हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर लेते हैं। राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या होता है? रेवेन्यू क्या होता है? सरकार एक वर्ष के अंदर ही किए जाने वाले जो खर्चे होते हैं उनको बोल देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राजस्व खर्चे जो भुगतान और राजस्व प्राप्तियां क्या हो जाती हैं? एक ही वर्ष के अंदर सरकार को मिलने वाला जो भी पैसा है, टैक्स और नॉन टैक्स दोनों तरह का हो सकता है। तो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू जो अर्निंग्स है आपकी, रिसीट्स जिसको हम लोग बोल देते हैं, तो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट्स, ये क्या हो गया आपका? रेवेन्यू डेफिसिट। ये भी समझ में आ गया। तो फिस्कल डेफिसिट हम लोग देख लिया कि सरकार की टोटल कितनी बोरोइंग्स हैं, वो हो गया। रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आपने रेवेन्यू डेफिसिट को घटा दिया। फिर आपका प्राइमरी घाटे पर जाओ। तो प्राइमरी घाटा क्या होता है ना? प्राइमरी घाटा सिर्फ उसी साल की बात करता है। तो प्राइमरी घाटा कहता है कि जो भी फिस्कल डेफिसिट था, यानी सरकार ने जितना भी उधार लिया, उस उधार में से हम सरकार के द्वारा जो पुराना उधार था उस पर जो ब्याज चुकाना पड़ रहा है अगर उसको घटा दें तो इस वर्ष की वजह से जो हमें समस्या आ रही है वो दिख जाती है। तो प्राइमरी डेफिसिट में वो वाली पिक्चर बहुत अच्छे से देता है कि इस समय पर क्या, इस साल हम लोगों ने जो भी फिस्कल डेफिसिट है, अगर हमने पुरानी उधार को ना देना पड़ रहा होता तो हमें कितना घाटा हो रहा है, वो आपका प्राथमिक घाटा हो जाता है। तो हम लोग क्या कर देते हैं? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसी को आप देख लोगे। फिस्कल डेफिसिट क्या हुआ?
राजकोषीय घाटा, गवर्नमेंट बोरोइंग्स, ये इसी के बराबर हो जाती है। जितना भी सरकार उधार ले रही है वो आपका फिस्कल डेफिसिट के बराबर हो जाता है। इसी को दूसरी तरह से लिखोगे तो टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि कुल जो भी खर्चा हो रहा है सरकार का माइनस टोटल रिसीट्स, ठीक है, एक्सेप्ट बोरोइंग्स। क्यों? क्योंकि बोरोइंग्स अगर आप मिला लोगे रिसीट्स में, आपने प्राप्तियों में उधार को भी काउंट कर लिया, फिर तो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स प्लस बोरोइंग्स बराबर हो जाती है। बोरोइंग्स मतलब उधार। अच्छा, इसी में रेवेन्यू क्या होता है, ये तो बहुत ही आसान हो जाता है। टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दो माइनस टोटल रेवेन्यू, सॉरी यहाँ पे एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है। टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू रिसीट्स हो जाएगा। प्राप्तियों की बात करते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब प्राइमरी डेफिसिट क्या हो जाता है? जो आपने फिस्कल डेफिसिट पढ़ा हुआ था उसी में से जो आपने इंटरेस्ट पे किया हुआ है, तो करंट ईयर फिस्कल डेफिसिट आपका राजकोषीय घाटा जो भी है इस वर्ष का, माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स, जो आपने पहले से उधार ले रखा है उसके ऊपर जो आपको ब्याज देना पड़ रहा है आपको, मतलब इसको सरकार को, वो घटा दोगे तो आपका प्रीवियस घाटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या आता है, राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली दोहरी गणना की समस्या को परिभाषित कीजिए। दोहरी गणना की समस्या, डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम होती है उसको। अच्छा, दोहरे गणना की समस्या के निवारण के लिए किन्हीं दो दृष्टिकोणों का उल्लेख करें। एक तो ये प्रश्न है, दूसरा नीचे वाला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न को हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। दोहरी गणना की समस्या क्या होती है? सरकार में किसी भी अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण हो रहा होता है, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं। उन्हीं में से कई ऐसे गुड्स होते हैं जो इंटरमीडियरी गुड्स होते हैं, जिसको हम लोग मध्यवर्ती वस्तुएं बोलते हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं को पुनः अगली किसी और प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रयोग करके कुछ और बना दिया जाता है। तो जब कुछ और बना दिया जाता है तो अंत में ऐसी कोई वस्तु जो हमारे प्रोडक्शन फ्लो ऑफ प्रोडक्शन से बाहर निकल गई उसको हम लोग फाइनल गुड बोला करते हैं, ठीक। तो जो भी मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, अगर आपने उदाहरण के लिए मान लीजिए कपड़े बनाने वाला कोई इंसान है, तो उसने क्या किया, खेती की पहले कपास की, कॉटन, ठीक है, कॉटन आ गया, कपास आ गया, इसके बाद इसका धागा बनाया गया, यार्न बन गया, इसके बाद से इसी से कपड़ा बना दिया गया ट्रेड मिल में, उसमें टेक्सटाइल मिल में, फिर इससे टेलर ने कुछ किया तब आपकी टी शर्ट बन गई। तो अभी क्या हुआ, ये जो कपास था वो भी इंटरमीडिएट गुड हो गया, मध्यवर्ती वस्तु हो गई। क्यों? उसकी जरूरत है यार्न को यानी कि धागे को बनाने के लिए। यार्न से आपने क्लोथ यानी कि कपड़ा बनाया, तो यहां पर धागे की जरूरत है, तो धागा मध्यवर्ती वस्तु हो गया। फिर क्लोथ आपने जो था वो दर्जी के पास गया, दर्जी ने आपकी टी शर्ट बना दी, तो टी शर्ट बन गई, उसको आप यूज कर रहे हो, तो वो आपकी अंतिम वस्तु हो गई। तो अगर आप लोग क्या करोगे, कितने रुपए कितना कॉटन बना था, उसी में आपने धागे की वैल्यू भी जोड़ दी, उसी में कितने रुपए का कपड़ा बना और उसी में कितने रुपए की टी शर्ट्स बनी, ये सारी चीजें जोड़ दोगे तो वास्तव में जो टी शर्ट थी ना उसमें तो पहले से ही जो कपड़ा लगा और कपड़े में जो धागा बना था और धागा जो बना था उससे पहले कॉटन यानी कि कपास था, इन सारी की कीमतें तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। तो आपने टी शर्ट का अलग से दाम जोड़ लिया, कपड़े का अलग से जोड़ लिया, धागे का अलग से जोड़ लिया और कॉटन का अलग से जोड़ लिया, तो कई बार आप क्या कर दे रहे हो, एक चीज को एक से ज्यादा बार काउंट कर ले रहे हो, गणना कर ले रहे हो। तो आप यहां से अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपको सकल जो घरेलू उत्पाद है, जो जीडीपी है, वो ज्यादा दिखेगी, इन्फ्लेटेड दिखेगी, फूली भी दिखेगी, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि आपने एक ही चीज को एक से ज्यादा बार काउंट कर लिया, ठीक। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, दोहरी गणना की समस्या, जो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होती है उसको बोल देते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या है, इंग्लिश वालों को भी दिख जाएगा आंसर पूरा। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक कल्याण का स्पष्ट सूचक नहीं है। बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया था ये वाला प्रश्न। क्या प्रश्न आया है कि जीडीपी ज्यादा हो, मोदी जी ने क्या बोला कि $5 ट्रिलियन की जीडीपी करनी, अच्छी बात है, लेकिन क्या जीडीपी ही हमारे देश में आर्थिक रूप से सारी चीजें अच्छी चल रही है इसको बता सकता है? नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता? पहली चीज तो जीडीपी बहुत बड़ी है लेकिन कुछ ही लोगों के पास पैसा है। तो अगर आय में बहुत असमानता है तो जीडीपी बढ़ जाने से पूरे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि 2 लोगों के पास तो बहुत पैसा आ गया, बाकी के 99 करोड़ लोग ऐसे जो हैं बहुत ही ज्यादा गरीब रह गया। 1 करोड़ लोगों के पास आ गया, 99 करोड़ के पास नहीं आया, ऐसी बात हो गई। दूसरी चीज, जब भी हम लोग जीडीपी का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना, उसमें ऐसी गतिविधियां जिनको बाजार में बेचा नहीं जा रहा उनको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, जबकि उनसे हमारे जीवन में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड हो रही होती है। जैसे घर में हमारी मम्मी खाना बना करके देती है हमको, तो हमारी माँ ने हमको खाना बना करके दिया, उसको हम लोग जीडीपी कैलकुलेशन में काउंट नहीं करते। हमारे ही
परिवार में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो लोग छोटे छोटे बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल करते हैं और उनको जिसको बोलते हैं ना वैल्यू सिखाते हैं, नैतिक मूल्य सिखाते हैं, तो बच्चों की भी अच्छी परवरिश हो रही है और बुजुर्गों को भी अच्छा लग रहा है। लेकिन यही चीज पश्चिमी देशों में क्या होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां पर ओल्ड एज होम्स हैं जहां पर बुजुर्ग लोग पैसे देकर के रह रहे हैं और उनको उतना अच्छा भी नहीं लग रहा और पैसे भी देने पड़ रहे हैं, तो वहां की जीडीपी में बढ़ी हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर पैसे दिए जा रहे हैं, यहाँ पे घर में रहने पर बुजुर्ग को पैसे तो देने नहीं पड़ रहे हैं। साथ ही में जो बच्चे हैं छोटे छोटे, है ना, उनको क्या होता है, उनको क्रेश फैसिलिटीज में डाल के रखा जाता है जहां पर बच्चों की अलग से देखभाल की जा रही है, तो वहां पर बच्चों को देखभाल के लिए पैसे देने होते हैं, यहाँ पर बुजुर्ग ही पैसे देखभाल कर ले रहे हैं। तो बच्चों के लिए भी अच्छा है ये सिस्टम, बुजुर्गों के लिए भी अच्छा है, लेकिन जीडीपी में नहीं दिखेगा, जीडीपी किसी दूसरे देश की बढ़ी हुई दिखेगी। ऐसे ही एक्सटर्नैलिटीज हैं। एक्सटर्नैलिटीज क्या हो जाते हैं, बाह्य कारक, जैसे कि आपने फैक्ट्री लगाई, उससे प्रदूषण हो गया, बहुत वायु प्रदूषण, पूरे शहर बीमार पड़ रहा है, पूरे शहर को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आपकी फैक्ट्री उत्पादन कर रही है और लोग खरीद भी रहे हैं, तो जीडीपी बढ़ी हुई दिखेगी। लेकिन साथ ही में जो बीमार हो गए हैं वो लोग और खर्चा करेंगे हेल्थ पर, तो और जीडीपी बढ़ जाएगी, लेकिन वास्तव में तो ये नुकसान कर रहा है ना। तो कई बार सिर्फ जीडीपी बढ़ता हुआ देखना जो है वो स्पष्ट सूचक नहीं होता है किसी भी सामाजिक आर्थिक रूप से समाज का में कुछ सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कारण है, इन्हीं को आपको इंग्लिश में भी ऐसा हो जाएगा। डिफाइन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन द कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम, स्टेट एनी टू अप्रोचेस टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अच्छा, ये हम लोगों ने बात नहीं की थी। दो अप्रोचेस क्या क्या हो सकती हैं? दो अप्रोचेस ये हो सकती है, पहली बात तो कि या तो आप सिर्फ ग्रॉस वैल्यू एडेड देखो, जैसे वही हम लोगों ने जो उदाहरण लिया था उसी को देख लेते हैं। ठीक है, कॉटन था, कॉटन, फिर यार्न, फिर आपका क्लोथ और उसके बाद से टी शर्ट। ठीक, मान लीजिए टी शर्ट जो है वो मेरी 500 रुपए की है, 500 रुपए की टी शर्ट को बनाने में 200 रुपए का कपड़ा लगा था। अच्छा, तो 300 रुपए कहां से आ गया? 300 रुपए टेलर ने लगाया और अपना प्रॉफिट रखा। ठीक है, टेलर ने लगाया, और रिटेलर और टेलर एक ही आदमी है, रिटेलर मतलब कि दुकानदार है और टेलर भी वही है, उसने टी शर्ट बना करके वही अपनी दुकान पर बेच रहा है, तो 300 रुपए तो उसने ले लिया। अब 200 रुपए का जो कपड़ा बना था उसके पहले 100 रुपए का धागा यूज करके इन्होंने 200 रुपए का जो कपड़ा बना दिया तो उसको 200 रुपए में बेचा। अच्छा, और धागा भी जब बना था उसके पहले इन्होंने 20 रुपए की कॉटन से जो धागा बनाया था वो इन्होंने 100 रुपए का बेचा, और किसान ने कुछ भी नहीं किया था, 0 रुपए से अपनी मेहनत से ही 20 रुपए कमा दिए। तो किसान की मेहनत हुई 20 रुपए की, उसके बाद से 100 रुपए का जब धागा बिक रहा है तो उसमें वास्तव में 20 रुपए तो पहले से ही है। तो जो यार्न यानी कि जिसने भी धागा बनाया उसने 80 रुपए की वैल्यू को ऐड किया। 100 से जब 200 पर गए तो 100 रुपए की वैल्यू को ऐड किया, 200 से जब 500 पर गए तो 300 रुपए की वैल्यू ऐड हुई। तो पहला तरीका होता है हम लोग वैल्यू एडेड जो है, जो मूल्य वर्धित हुआ है उसको ही देखें। तो वैल्यू एडेड में आप क्या देख लोगे, पहले 20 रुपए की वैल्यू जुड़ी, उसमें 80 रुपए की वैल्यू जुड़ी, 80 में 100 रुपए की वैल्यू जुड़ी, 100 में आपने 300 को जोड़ दिया, तो आपको क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ वो देख रहे हो जो चीज जुड़ रही है, पहले से जो टोटल था उसको नहीं जोड़ रहे हो, सिर्फ जो जुड़ रहा है उसको ऐड कर रहे हो, तो डबल काउंटिंग की समस्या को आप बचा सकते हो। दूसरा तरीका बहुत सीधा है, क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपने पहले तरीके में क्या किया, 20 में आपने 80 जोड़ा, कितना हो गया 100, 100 में आपने फिर से 100 जोड़ दिया, कितना हो गया 200, 200 में आपने 300 जोड़ दिया तो कितना हो गया 500। दूसरा तरीका क्या बोलता है कि जो आपका फाइनल आउटपुट है सिर्फ उसी की वैल्यू देख लो, वो भी 500 है, तो पहले तरीके से भी आपको 500 मिल रहा है, दूसरे पर भी 500 पे हो। तो ये दो तरीके ऐसे हैं जिससे कि आप लोग डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को बचा सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। अच्छा, आगे बात समझ में। दूसरा प्रश्न क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डज नॉट गिव अस क्लियर इंडिकेशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ अ कंट्री। नहीं देता है इकोनॉमिक वेलफेयर का। क्यों नहीं देता, मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। इसका आंसर आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, ये आपका डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम का है। एट ग्रॉस वैल्यू एडेड ओनली, आप सिर्फ या तो ये कर लो, दूसरा क्या है, टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट ओनली। यही दोनों तरीके थे, मैंने बता दिया। इसी तरह से ये जीडीपी वाला है कि जीडीपी से आप एज जीडीपी में नॉट टेक इनटू अकाउंट क्या क्या नहीं हो सकता है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, जैसे घर में कोई काम कर रहा है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। एक्सटर्नैलिटीज क्या क्या होती है, बेनिफिट्स एंड हार्म्स व्हिच आर कॉज्ड ड्यू टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो मैंने प्रदूषण की बात की थी वो एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, ठीक है, नकारात्मक
सकारात्मक भी होती हैं कुछ। किसी कंपनी ने ऐसा काम किया जिससे लोगों की वैल्यू भी ऐड हो रही है, लेकिन साथ में कुछ वातावरण में चीजें अच्छे भी हो रही है, वातावरण भी अच्छा हो रहा है, तो उसका सारे लोगों को फायदा मिल रहा है ना। तो पॉजिटिव भी होती हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से क्या हो जाएगा, जीडीपी आपको वास्तविक पिक्चर नहीं दे पा रही है जो कि समाज में चल रहा है। तो ये जीडीपी की दूसरी समस्या। और तीसरा क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसको हम लोगों ने सबसे पहले काउंट किया था कि भाई जीडीपी आप बहुत बढ़ा लो, जीडीपी मतलब क्या हुआ, खूब बड़ा केक है, ठीक, इतने में 99% लोग खा रहे हैं और इतना बड़ा 1% खा रहा है, तो हम ये थोड़ी बोल पाएंगे कि भाई सारे लोगों को अच्छा हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को तो बहुत ही कम हिस्सा मिल रहा है, कुछ ही लोगों के पास बहुत ज्यादा हिस्सा हो गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है जीडीपी में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।